हेलो दोस्तों, मैं एल्की निराला आप लोगों को अपने ही चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का हिस्ट्री इतिहास। चैप्टर होने वाला है तीसरा, इंडो चाइना में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद। चलिए आइए हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं इंडो चाइना के बारे में। देखिए कहता है इंडो चाइना, है ना। इंडो चाइना कहता 3 देशों से मिलकर बना है। ये 3 देश है वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। तो इंडो चाइना जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इंडो चाइना जो है 3 देशों से मिलकर के बना है। जो कौन कौन है? वियतनाम, लाओस और कंबोडिया है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं मैप में ये ग्रीन वाला जो भाग दिखा रहा है ये लाओस को दिखा रहा है। ये देखिए ये येलो वाला भाग, ये जो दिखा रहा है ब्राउन वाला भाग, ये कंबोडिया को दिखा रहे हैं। और ये वाला भाग जो है ये वियतनाम को दिखा रहा है। ठीक है, यही है इंडो चाइना का मैप। आइए हम लोग समझते हैं आगे। कहता है देखिए कहता है हिंद चीन का औपनिवेशिक शासन पूर्व इतिहास। मतलब हुआ कि हिंद चीन में औपनिवेशिक शासन से पूर्व का इतिहास किस तरह से रहा। देखिए औपनिवेशिक मतलब हो गया, हम लोगों के इतिहास में किसी को पता नहीं रहता औपनिवेशिक। तो औपनिवेशिक मतलब हो गया उस पर अधिकार करना, उसको उसके ऊपर शासन करना। तो देखिए हिंद चीन का औपनिवेशिक शासन पूर्व इतिहास। तो हिंद चीन में औपनिवेशिक जिस समय शासन नहीं था, उपनिवेश नहीं था, तो उससे पहले हिंद चीन का स्थिति कैसा था। तो देखिए दक्षिण पूर्व एशिया में हिंद चीन इंडो चाइना लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ क्षेत्र है। इनकी उत्तरी सीमा म्यांमार एवं चीन सागर से सटा है तथा दक्षिण में चीन सागर है। ठीक है, देखिए ये मतलब ये जो है दक्षिण एशिया में स्थित है। ठीक है, हम लोग ये जो है यहाँ पर ये जो है दक्षिण, जैसे कि ये एशिया है तो यहाँ पर इसके साइड में ही ये स्थित है। तो इसलिए कहता है दक्षिण पूर्व एशिया में हिंद चीन इंडो चाइना लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ क्षेत्र है। देखो ये इंडो चाइना का जो क्षेत्रफल है लगभग में 3 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, जैसे हम लोगों का भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,000, है ना। भारत का क्षेत्रफल हो गया 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। जबकि इंडो चाइना का क्षेत्रफल मात्र लगभग में 3 लाख ही वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो देखिए कहाँ 32 लाख है, कहाँ पे 3 लाख है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ का जनसंख्या क्या होगा बताओ, सघन होगा कि विरल होगा। यहाँ का जनसंख्या घनत्व क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इंडो चाइना का क्षेत्रफल कम है तो इसका जनसंख्या भी क्या होगा, कम ही होगा, है ना। तो इसलिए दक्षिण पूर्व एशिया में हिंद चीन इंडो चाइना लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिसका उत्तरी सीमा म्यांमार को एवं चीन सागर से सटा है। इसका जो उत्तरी सीमा जो है चीन सागर एवं म्यांमार एवं चीन से सटा है तथा दक्षिण जो है इसका भाग है जो वो क्या है, वो चीन सागर से सटा हुआ है। ठीक है, तो ये था इसका इंडो चाइना का। देखिए इनकी अर्थव्यवस्था का आधार कृषि एवं बागवानी था। इंडो चाइना का जो अर्थव्यवस्था था वो किस पे आधारित था, वो कृषि पे। अधिकतर देश का जो अर्थव्यवस्था होता है वो किस पे आश्रित होता है, वो कृषि पे ही आश्रित होता है। ठीक है, तो इसलिए इंडो चाइना का जो अर्थव्यवस्था था वो कृषि आधारित एवं बागवानी था। कहता यहाँ सबसे ज़्यादा चावल की पैदावार होती थी। देखिए औपनिवेशिक से पूर्व जो है इंडो चाइना में यहाँ का अर्थव्यवस्था एवं ठीक ठाक था। यहाँ सबसे ज़्यादा चावल की पैदावार होती थी। इसके साथ चावल के साथ साथ चाय का भी, रबर का भी एवं कॉफ़ी का भी उत्पादन बड़ी मात्रा में होता था। कहाँ पे? इंडो चाइना में औपनिवेशिक शासन से पूर्व की ये इतिहास हम लोग इसमें जान रहे हैं। तो ये था औपनिवेशिक शासन से पूर्व इंडो चाइना का स्थिति, जो 3 लाख वर्ग किलोमीटर में लगभग में फैला है। ये उत्तरी सीमा से, इनकी उत्तरी सीमा म्यांमार एवं चीन से सटा है, जबकि दक्षिणी जो है इसका सीमा चीन सागर से सटा है।
और इसका हिंद चीन का जो है अर्थव्यवस्था का जो आधार रहा वो कृषि एवं बागवानी था। यह सबसे ज़्यादातर जो है चावल की पैदावार होती थी। इसके साथ चावल के अतिरिक्त यहाँ इंडो चाइना में रबर, चाय, कॉफ़ी का उत्पादन भी बहुत मात्रा में किया जाता था। तो ये था हम लोगों को हिंद चीन का औपनिवेशिक शासन से पूर्व का इतिहास। आइए हम लोग समझते हैं हिंद चीन में फ्रांसीसी उपनिवेश। तो चलिए अब उपनिवेश के बाद पढ़ते हैं। ये तो उपनिवेश से पूर्व का था, अब हम लोग पढ़ते हैं उपनिवेश के बाद। देखिए कहता हिंद चीन में फ्रांसीसी उपनिवेशवाद, है ना, हिंद चीन में फ्रांसीसी उपनिवेशवाद। तो हिंद चीन में जो था किसका उपनिवेश था? फ्रांसीसी का था। चलिए आगे हम लोग इसको जानते हैं। देखिए हिंद चीन में आने वाले पहले आधुनिक यूरोपीय पुर्तगाली थे। वियतनाम समुद्री सिल्क रूट से जुड़ा था। पुर्तगाली 16वीं शताब्दी में यहाँ पहुँचे थे। उनका उद्देश्य व्यापार करना था। पुर्तगालियों के बाद अन्य यूरोपीय कंपनियां भी यहाँ पहुंची, जैसे डच हो गया, स्पेन, अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों का आगमन हुआ। इन लोगों में फ्रांसीसियों को छोड़कर किसी ने भी इस भूभाग पर अपना राजनीतिक आधिपत्य कायम करने का प्रयास नहीं किया, किंतु फ्रांस शुरू से ही सक्रिय रहा। 17वीं शताब्दी में बहुत से फ्रांसीसी व्यापारी और पादरी हिंद चीन पहुँचे। 18वीं शताब्दी के मध्य में वे हिंद चीन के राजनीति में दिलचस्पी लेने लगे। सन 1947 ईस्वी के बाद फ्रांस अन्नाम से रुचि लेने लगा था और इस आशा से अन्नाम के साथ राजनीतिक संबंध कायम किया। देखिए फ्रांसीसी सब मान के चलिए कि हिंद चीन जो आए थे तो ये सब जो है आधुनिक पुर्तगाली सब थे, ठीक है। पुर्तगाली जो, क्योंकि हिंद चीन जो है, वियतनाम जो था हिंद चीन का, वो सिल्क रूट से जुड़ा हुआ था। हमने बता दिया कि हिंद चीन जो है 3 देशों से मिलकर के बना है। तो उसमें से वियतनाम जो था वो समुद्री से सिल्क रूट से जुड़ा हुआ था, जिसके कारण क्या हो गया कि पुर्तगाली यूरोप के जो पुर्तगाली सब थे वो 16वीं शताब्दी में यहाँ पहुँचने लगा व्यापार करने के उद्देश्य से। इसमें ढेर सारा कंपनियां जो है यहाँ पे पहुँचे, जैसे कि डच भी हो गया, स्पेन भी हो गया, अंग्रेज भी हो गया, फ्रांसीसी भी हो गया। देखिए ये सब कंपनी जो यहाँ इंडो चाइना पहुँचे तो ये सब का मकसद एक ही था कि व्यापार करना था, और इसमें कोई भी इस पर अधिकार करने के लिए, अपना उपनिवेश स्थापित करने के बारे में कोई नहीं सोचा। लेकिन फ्रांसीसियों ने पहले से ही मन बना लिया था कि हमको यहाँ पर इंडो चाइना में क्या करना है कि अपना उपनिवेश स्थापित करना है। और इस तरह से ये स्पेन, डच और अंग्रेज ये सब जो था अपना व्यापार करके वापस चला गया। लेकिन इसने क्या किया, फ्रांस ने क्या किया कि ये अपना उपनिवेश यहाँ पे स्थापित कर दिया, ठीक है। और धीरे धीरे राजनीति में अपना दिलचस्पी लेने लगा और इस तरह से ये राजनीतिक दल में जुड़ गया, ठीक है। तो ये था हम लोगों का हिंद चीन में पहला उपनिवेश किसका होता है? फ्रांसीसी का। ठीक है, कहता हिंद चीन में फ्रांसीसी साम्राज्यवाद के पतन के बाद नवंबर 1953 को कंबोडिया ने अपने को पूर्ण स्वतंत्र राज्य घोषित किया, जिसकी पुष्टि 1954 ईस्वी के जेनेवा समझौता से हुई। 1953 ईस्वी से 1970 ईस्वी तक यहाँ राजकुमार नरोत्तम सिंघानुक का शासन था। 1954 से ही नरोत्तम सिंघानुक कंबोडिया में गुटनिरपेक्षता का तटस्थता की नीति पर कायम था। अमेरिकी थाईलैंड को उकसाकर कंबोडिया को कहता था कि सिंघानुक ने 1963 में अमेरिका से किसी प्रकार की मदद लेने से मना कर दिया। ये बात अमेरिका को अपमानजनक लगी और वह बदला लेने की कार्रवाई करने में लग गया। तो देखिए इसने क्या किया कि थाईलैंड को उकसाकर कंबोडिया ने कहता था कि सिंघानुक ने 1953 में अमेरिका से क्या किया कि मदद लेने से मना कर दिया, जिसके चलते अमेरिका ने क्या किया कि ये मना जो कर दिया सिंघानुक ने अमेरिका को मदद लेने से, तो ये अमेरिका को बहुत बुरा लगा और अमेरिका जो क्या किया कि उससे बदला लेने के लिए कार्रवाई करने में लग गया। तो ये था हम लोगों का कंबोडिया में गृह युद्ध। देखिए कंबोडिया में अमेरिकी हस्तक्षेप, यहाँ पर अब अमेरिका क्या करते हैं, कंबोडिया में थोड़ा हस्तक्षेप करने लग जाते हैं। तो आइए समझते हैं कंबोडिया में अमेरिकी हस्तक्षेप।
कहता है जब छापामार युद्ध, बमबारी और निरस्त्र हत्याओं का दौर कंबोडिया में शुरू हो गया। 9 अक्टूबर को कंबोडिया को गणराज्य घोषित कर दिया गया, परंतु युद्ध चलता रहा। सिंगानुक तथा लोन नोल की सेना में संघर्ष चलता रहा। अंत में लोन नोल कंबोडिया से भागकर अमेरिका चला गया। अप्रैल 1975 में कंबोडियाई गृहयुद्ध समाप्त हो गया। नरोत्तम सिंगानुक पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, परंतु 1978 में उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। ठीक है, तो ये था कंबोडिया में गृहयुद्ध हस्तक्षेप। आइए हम लोग समझते हैं वियतनाम में गृहयुद्ध। देखिए, कहता है वियतनाम में गृहयुद्ध। अमेरिकी नीति। देखिए, इस बीच उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन्ह की सहायता से नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने वियतनाम के एकीकरण के लिए प्रयास तेज कर दिए। अमेरिका ने जो दक्षिणी वियतनाम में साम्यवाद के प्रभाव को रोकना चाहता था, 1961 के सितंबर में शांति को खतरा नामक श्वेत पत्र जारी कर उत्तरी वियतनाम को हो ची मिन्ह सरकार को इस युद्ध का जिम्मेदार ठहराया। 1965 में अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन्ह और कम्युनिस्टों के प्रभाव को कमज़ोर करने के लिए बम वर्षा भी की। 1969 में दक्षिणी वियतनाम में अमेरिकी सेना ने 5 लाख अमेरिकी सेना का भेजे। उनके सैनिकों को प्रशिक्षण देने और नए अस्त्र की भी व्यवस्था की गई। इस युद्ध में खतरनाक हथियार टैंकों का प्रयोग तो हुआ ही, साथ ही रासायनिक हथियार खतरनाक नापास, है ना, देख लीजिए। साथ ही क्या कहता है कि नापास, ऑरेंज एजेंट एवं फास्फोरस बमों का भी प्रयोग किया गया है। ठीक है, जैसे कि देख पा रहे हैं कि यहाँ पे युद्ध छिड़ गया है और ये टैंक जो है भारी भयंकर टैंक का भी उपयोग किया गया था, है ना। इसके बाद कहता है भी किया गया, वियतनाम में जन्मजात विकलांगता की समस्या उत्पन्न हो गई। मतलब इसमें फास्फोरस बम एवं क्या किया कि खतरनाक नपासाक ऑरेंज एंड फास्फोरस बमों का भी इस्तेमाल किया गया, जिससे कि वियतनाम में जन्मजात विकलांगता की समस्या उत्पन्न हो गई। वहाँ पर जो बच्चे सब जो जन्म लेते थे तो विकलांग जन्म लेते थे। पूरा वियतनाम जो है इससे मतलब ये समस्या पूरा वियतनाम में उत्पन्न हो गया। ठीक है, फिर कहता है 1967 तक अमेरिका ने इतने बम वियतनाम में बरसाए जितना द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने इंग्लैंड के विरुद्ध भी नहीं गिराए थे, है ना। 1967 में अमेरिका ने वियतनाम पे इतना बम बरसाया था ना, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने इंग्लैंड के विरुद्ध भी इतना बम नहीं बरसाए जितना ने अमेरिका ने वियतनाम पे 1967 में बम बरसाया था। ठीक है, तो ये था हम लोगों का वियतनाम में गृहयुद्ध और कंबोडिया में गृहयुद्ध। तो हनोई समझौता। तो चलिए समझते हैं हम लोग हनोई समझौता के बारे में। देखिए, कहता है सेगोर पर अधिकार प्राप्त करने के बाद फ्रांस वियतनाम में गणतंत्र को समाप्त कर हिंद चीन में अपना अधिकार स्थापित करने के प्रयास में लग गया। 16 मार्च 1946 को फ्रांस में वियतनाम के साथ एक समझौता किया जिसे हनोई समझौता कहते हैं। इस समझौते के अनुसार फ्रांस ने वियतनाम गणराज्य को एक स्वतंत्र गणराज्य के रूप में स्वीकार किया था। चलिए देखिए, आप लोगों का ऑब्जेक्टिव इसमें पूछ सकता है कि हनोई समझौता किन देशों के बीच हुआ था। तो हनोई समझौता था फ्रांस में वियतनाम के साथ हुआ था, है ना। ये किस डेट में हुआ था, तो ये 6 मार्च को हुआ था, या 16 दिया, ये 6 मार्च 1946 को फ्रांस में हुआ था हनोई समझौता वियतनाम और फ्रांस के बीच। आइए हम लोग समझते हैं फ्रांस और वियतनाम में मतभेद। फ्रांस और वियतनाम में मतभेद। कहता है फ्रांस की अन्यायपूर्ण नीति और हठवादिता के कारण हनोई समझौता देर तक कायम नहीं रह सका। फ्रांस चाहता था कि निर्मित संघ का अध्यक्ष उसके द्वारा नियुक्त हाई कमिश्नर हो और वियतनामी नेताओं की मांग थी कि संघ से सभी गणराज्य स्वतंत्र हो। देखिए, फ्रांस और वियतनाम में क्या हो गया, मतभेद हो गया
हनोई समझौता तो हुआ, लेकिन ये ज़्यादा देर तक ये समझौता टिक नहीं पाया। कारण ये था कि यहाँ पे फ्रांस की जो हठवादिता के कारण क्या हो गया कि यह समझौता देर तक नहीं रह सका। फ्रांस ये चाहता था कि उसके द्वारा जो संघ था उसका अध्यक्ष जो है उसके द्वारा हाई कमिश्नर हो, और वियतनामी चाहता था कि संघ से सभी राज्य स्वतंत्र हो। इसलिए ये दोनों के क्या हो गया कि बात नहीं मिलता था, जिसके कारण ये दोनों में क्या हो गया, फ्रांस और वियतनाम में मतभेद हो गया। आइए हम लोग समझते हैं फ्रांसीसी और वियतमी के बीच निर्णायक लड़ाई 7 मई 1954 को हुई। फ्रांसीसी सेना के जनरल कमांडर हेनरी नवारे ने 1953 में ऐलान किया कि उनकी सेना जल्द ही विजयी होगी। वियतमिन की टुकड़ी का नेतृत्व जनरल गुनुयेन ज्ञापन ने किया। बियन फू के युद्ध में जनरल हेनरी नवारे बुरी तरह पराजित हो गए, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। आइए हम लोग समझ लेते हैं जेनेवा समझौता क्या है। जेनेवा समझौता इंडो चाइना जो चैप्टर है उसमें जो टॉपिक आएगा इंडो चाइना, ये आप लोगों को बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए कहता फ्रांस की पराजय के बाद अमेरिका जो अब तक अप्रत्यक्ष रूप से फ्रांस का समर्थन कर रहा था, मई 1954 में जेनेवा में हिंद चीन समस्या पर वार्ता हेतु एक सम्मेलन बुलाया गया जिसे जेनेवा समझौता कहा जाता है। ठीक है। फ्रांस की पराजय के बाद अमेरिका जो था वो अप्रत्यक्ष रूप से फ्रांस का समर्थन कर रहा था, लेकिन मई 1954 में जेनेवा में हिंद चीन समस्या पर वार्ता हेतु एक सम्मेलन बुलाया गया जिसे जेनेवा समझौता कहते थे। ठीक है। 1954 जेनेवा समझौता के द्वारा इंडो चीन के लाओस और कंबोडिया स्वतंत्र कर दिए गए। ठीक है। 1954 के जेनेवा समझौता के तहत इंडो चाइना के लाओस और कंबोडिया को, ठीक है, लाओस और कंबोडिया को स्वतंत्र कर दिए गए। दोनों राज्यों में वैध राजतंत्र तथा संसदीय व्यवस्था लागू हुई। जेनेवा समझौता ने पूरे वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया। ठीक है। जेनेवा समझौता तो हुआ, जैसा कि देख पा रहे हैं, जेनेवा समझौता तो हुआ, लेकिन ये वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया। पहला हो गया उत्तरी वियतनाम तथा दूसरा हो गया दक्षिणी वियतनाम। कहता उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम 2 अलग अलग देश बन गए। ठीक है। उत्तरी वियतनाम अलग देश बन गया और दक्षिणी वियतनाम अलग देश बन गए। दोनों देश अलग अलग हो गए। तो आई होप आप लोगों की ये वीडियो समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो जब भी अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप लोगों के पास जाएगा। इसलिए यदि आप लोग हमसे नोट प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है ये 89 698 35 411। यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट का नोट अवेलेबल कर दिया जाएगा व्हाट्सएप पे। तो वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।